हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस पे हम मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो पीसीएस है प्रीलिम्स के लिए, और उसके साथ ही आप आर ओ के लिए भी इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी आपके लिए होगा ये, ठीक है। बाकी आपको कोई सुझाव हो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि कथन है जो कि सही है। तो देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पहले तो ये ध्यान देना है, ये राजनीतिक चीजें इसमें लिखी हुई थी, ठीक है। राजनीति से संबंधित थी, ना कि अर्थशास्त्र से। ये चीज ध्यान देना है, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड नहीं थी, बल्कि ये राजनीति शास्त्र से संबंधित थी। तो देखिए, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था, तो क्या ये बात सही है? तो देखिए, ये बात तो सही है। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी, तो ये भी बात सही है। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो, तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। तो देखिए, एक दो तीन, ये तीनों कथन इस पे सही है। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। यानी न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था, ठीक है ना। यानी दंड अगर उसे मिला है तो उसे दास भी बनाया जा सकता था। और यदि स्त्री दास होती थी तो अपने मालिक के संसर्ग या उसमें पुत्र उनसे पैदा हो जाता है तो कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी, क्योंकि वो दासी है। आप समझ सकते हैं, नॉर्मल सी बात है, राजा महाराजों को उस समय था, तो ऐसा तो है नहीं कि राजा स्त्री को अपनी पत्नी मान लेगा, ठीक है, दासी को। इसका तीसरा क्वेश्चन है, यदि दास स्त्री का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो, तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। देखिए, ये बात तो सही है। पुत्र को तो वो मान सकता था, क्योंकि हो सकता है उसकी पत्नी के बच्चे ना हो रहे हो, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन वो पत्नी के रूप में उस स्त्री दासी को नहीं स्वीकार करता, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दूसरे का आपका सही आंसर क्या हो? देखिए, नासिक गौतमीपुत्र सातकड़ी, ये सही है। हाथीगुम्पा खारवेल, ये भी सही है, और ये उड़ीसा में है। भीतरी आपका पुलकेशिन द्वितीय, ये गलत है। गिरनार आपका, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सेव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। इसे हम गिरनार या जूनागढ़ का लेख भी कहते हैं, जो रुद्रदामन फर्स्ट से संबंधित था, ठीक है। तो पुलकेशिन द्वितीय से बात करें कौन सा संबंधित है, तो आपका ऐहोल अभिलेख है जो कि संबंधित है। ये चीज आपको ध्यान देना है। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इन पर जरूर ध्यान दिया करिए कि सही है पूछा गया है या सही नहीं है पूछा गया है। तो देखिए, हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी, सही है, 1921। इसके बाद देखिए, लोथल लोथल की एस आर राव ने की है। सुरकोदा की जेपी जोशी ने की है। धौलावीरा की बी के थापर। तो बताइए, इनमें से कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धौलावीरा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका गलत है, ठीक है। बाकी ये आपके तीनों हैं जो कि सुमेलित है। धौलावीरा की बात करें तो ये आपका गुजरात में है, ठीक है। यहाँ खोज किसने की है धौलावीरा की? जेपी, एक सेकंड, ये की थी जेपी जोशी ने, ठीक है। सुरकोत्ता की विश्व खोज जो है आपकी जेपी जोशी ने की थी। ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक। 1967-68 के आसपास ये हुई थी। चौथा क्वेश्चन है, वैदिक नदियां हैं, आधुनिक नाम देख लेते हैं। तो कुभा, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, कुभा काबुल से संबंधित, ए का टू हो जाएगा। ए का टू आप जैसे ही देखिए मिलाएंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। परुसड़ी ये आपकी रावी है। सदानीरा आपकी क्या हो जाएगी? गंडक हो जाएगी। सतुद्री आपकी सतलज हो जाएगी, ठीक। इसको पांचों क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है जो कि जैन धर्म से संबंधित है? तो देखिए, जैन धर्म से संबंधित आपका कौन? देखिए, एक तो स्यादवाद, स्यादवाद तो है, तो देखिए स्यादवाद इसमें तो ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको देखिए, ऐसे आपको कुछ क्वेश्चंस को फॉलो करना है, उनमें ये भी ध्यान देना है कौन सा जो है जो कि आपकी जितने कम से कम ऑप्शन आप बचाएंगे उतना फायदा होता है। एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। आप एलिमिनेट करना सीख लेंगे, क्योंकि देखिए, हर एक क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो काफी अजीब गरीब होते हैं, तो आप उनमें यदि एलिमिनेशन मेथड आप अपनाएंगे तो सबसे बेस्ट वही होता है, ठीक। तो देखिए, यहाँ पर अब आपका क्या हो जाएगा? देखिए, चौथा इन दोनों में तो है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, जो सर्वस्तिवाद है ये जैन धर्म से संबंधित नहीं। तो आपका अनेकांतवाद और स्यादवाद, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जैन धर्म में आपको पता है 5 प्रकार के ज्ञान बताए गए थे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। और स्यादवाद होता क्या है? तो इस सिद्धांत में देखिए, जैन धर्म की आधारशिला तथा प्राण कहा जाता है किसे? इस सिद्धांत को, ठीक है, स्यादवाद को। स्यादवाद क्या है? तो ये आपका सापेक्षता का सिद्धांत है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसे हम सप्तमंगीनय भी कहते हैं, ठीक है। इसको देखिए, छठवां क्या है? सूची दी गई है, महाजनपद और राजधानी बताना है। तो कुरु की क्या हो जाएगी? यहाँ पर देखिए, पहले हम अस्मक की देख लें। अस्मक की क्या होगी? पुत्तन हो जाएगी। तो डी का टू हो जाएगा। डी का टू आप देखिए, एक ही ऑप्शन है, तो आपका देखिए ऐसे ही आपको अपने आंसर को ढूंढना है, ठीक है।
डी का 2 एक में है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए, आपको सब नहीं देखिए, मुझे केवल एक ही याद था दिमाग में, अस्मा का पोतन, क्योंकि अस्मक एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। ठीक है, तो ये आपका देखिए सी यहाँ पर हो जाएगा, ए का आपका 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। सूरसेन की मथुरा, मत्स्य की विराटनगर, कुरु की इंद्रप्रस्थ, सूरसेन की मथुरा और अस्मक की पोतन। ठीक, अब देखिए यहाँ पर शब्द और विवरण, तो यहाँ पूछा गया है भारत के इतिहास से संबंधित इनमें से सही सुमेलित कौन सा है। तो देखिए सातवां की बात करें अब हम यहाँ पर, तो एरीपति क्या है, तो एरीपति भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। तो क्या है सही, तो ये बात तो आपकी सही है। तनियूर क्या है, तो एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम कहते हैं। ये बात देखते हैं भी। घटिका प्रायः मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय, तो ये सही है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 और 3 तो सही है, लेकिन आपको ध्यान देना तनियूर जो है ये आपका गलत है। ठीक है, एक सेकेंड, तनियूर आपका गलत हो जाएगा। तनियूर है क्या, तो देखिए यहाँ पर तनियूर की बात करें तो यहाँ पर तनियूर इसे हम क्या कहते थे, तुरंग तंकुरम भी कहते हैं। ठीक है, जब बड़े बड़े शहर या गांव एक अलग कुर्रम बन जाते थे तो इन्हें तनियूर कहते, यानी अलग से जब गांव एक कुर्रम बन जाते थे तो उसे हम तनियूर कहते थे। ठीक है, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, तो देखिए चोल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे। यहाँ पर पाल नहीं थे। दूसरा तो आपका गलत हो जाएगा, ये खत्म, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8 का। ठीक, यहाँ पर देखिए आपका दूसरा 2 3 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 का, त्रिकोणीय संघर्ष में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए राष्ट्रकूट तो थे ही, 4 तो होगा ही आपका। ठीक, एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर राष्ट्रकूट थे तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसको देखिए प्रतिहार भी थे तो 3 भी होना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसका देखिए चोल आपके इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, चोल नहीं थे क्योंकि चोलों का नहीं थे, ये पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों का था। और जिसपे गुर्जर प्रतिहार है जो कि जीत जाते हैं। ठीक है, अंत में गुर्जर प्रतिहार वंश के हैं जो कि जीत जाते हैं। कन्नौज के शासन को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, आपको जानकारी होगी ही यदि आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा होगा। अब देखिए दार्शनिक और दर्शन, देखिए इसे मैंने याद करने का तरीका बड़ा ही सिंपल अपने से जो मैंने बनाया था वो उसी के अनुसार मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि देखिए रामानुज, राम जी कहते थे, राम जी विशिष्ट आदमी थे। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा, विशिष्ट द्वैतवाद, तो ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 देखिए जैसे ही आप ए का 4 मिलाएंगे आपका आंसर मिल गया। तो ऐसे ही आपको करना है। देखिए एलिमिनेशन मेथड, आपको जो चीज आती है पहले उसी में तुरंत आप पूछ में देखिए आपके आंसर आ सकता है। आपको सब ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो बी का क्या हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। माधवाचार्य द्वैत यानी द्वैतवाद से संबंधित है। निम्बकाचार्य सी का 2 हो जाएगा, द्वैताद्वैत। वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत से। ठीक है, अब देखिए 10वां क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनके कालक्रमानुसार आपको ये दिखाना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो देखिए सामूगढ़ की, पहले तो आपको पता होगा सामूगढ़ की जो लड़ाई हुई थी ये 1658 में होती है। धर्मत की लड़ाई कब होती है, धर्मत की लड़ाई भी आपकी 1658 में होती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। लेकिन ये ध्यान देना है कि धर्मत की लड़ाई जो है पहले होती है, इसके बाद सामूगढ़ की। तो धर्मत के पहले यानी 4 के बाद 3 आएगा। ठीक, 4 के बाद 3 आएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देवराय की युद्ध आपका कब होता है, तो ये 1659 में होता है। ठीक है, तो आपका जो 1659 में हो रहा है, तो आपका ये जो है देवराय को युद्ध सबसे लास्ट में आएगा, तो एक, तो ये ऑप्शन नंबर डी है जो कि यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, 2 4 3 1 आपका हो जाएगा। अब बनारस के पास शाह सुजा की पराजय होती है, कब हो जाती है, तो ये 1658 में होती है। ठीक है, एग्जैक्ट डेट आप इनकी देख सकते हैं, इसका रिवीजन भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। अब देखिए इल्तुतमिश, ये कबीला और शासक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इल्तुतमिश किस कबीले से संबंधित, तो देखिए गिरोह में आपको ध्यान देना, इल्तुतमिश शमसी से था। A51, तो A51 देखिए AK में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, A51। बी का 3 हो जाएगा। देखिए बलवन आपका इलवरी से था, बी का 3 हो जाएगा। सी का 4 हो जाएगा। जमालुद्दीन याकूत जो है हफ्सी कबीले से था। मंगू, ध्यान दीजिएगा ये मंगोल से था। ठीक है, विजयनगर पर शासन करने वाले वंशों का सही कालक्रम बताना है। देखिए तुलु तुथा नहीं, ये भी नहीं है। संगम सालु तुलु अरावली, ये चीज आपको ध्यान देना है, यही आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला है दक्कन की बहमनी स्थापत्य कला अपनी विशिष्ट मौलिकता और स्वतंत्रता शैली के लिए प्रतिष्ठित है। बहमनी स्थापत्य कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा है कथन जो कि सही है? तो देखिए इसने अपने तत्व दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला शैली और सुदूर फारस की स्थापत्य कला शैलियों से प्राप्त किए हैं। बहमनियों द्वारा निर्मित किले निसंदेह यूरोप के उस काल के किन्हीं किले में काफी बढ़कर महानतम स्मारक थे। बहमनी स्थापत्य कला में हिंदू और इस्लामी दोनों शैलियों का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण प्रतिबिंबित होता है। 13 में पूछा गया है कौन सा सही उत्तर है? तो यहाँ पर देखिए 13वें का जो सही आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा 1 और 3 है जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका कथन ये गलत है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं बनते तो इन्हें भी छोड़ भी दीजिएगा, जरूरी नहीं कि आपको अटेम्प्ट करना है सबके सब। ठीक है, सगुण भक्ति परंपरा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है? तो देखिए सगुण भक्ति परंपरा विशिष्ट देवता जैसे विष्णु या उनके अवतारों की और आराधना पर केंद्रित था। सगुण में इसका अर्थ है सगुण भक्ति परंपरा में देवी और देवताओं की अवधारणा मानवीयकृत रूपों के रूप में की जाती है। देखिए ये बात तो सही है। ठीक है, तो 14वें का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी आपके ऑप्शन है, ऑप्शन 2 आपके दोनों सही हैं। निम्नलिखित युग्म में देखिए गलत युग्म पूछ रहा है ना कि सही, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो फिरदौसी क्या बिहार से संबंधित था? औलिया मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर किया जाएगा तो 15वें का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि आपने निजामुद्दीन औलिया साहब का नाम सुना होगा। तो ये कहाँ थे? ये दिल्ली से संबंधित है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान। इसमें देखिए हमें लेखक मिलाना है, तो देखिए हकीक हिंद तजबुल अखलाक हो गया, कुंजुर तिजार हो गया, और जवामिल हिकायत हो गया। इसमें देखिए सही आपका मिलान क्या होगा? तो 16 नंबर देखिए हकाया के हिंद, तो देखिए आपके किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपकी ही बिलग्रामी की। तो ए का क्या हो जाएगा? थर्ड है। तो ए का थर्ड आप मिलाएंगे तो ये खत्म ये खत्म। ठीक, इसको देखिए तहजूबल अखलाक, तहजूबुल अखलाक की बात करें तो ये बी में क्या हो जाएगा आपका? इब्न मिसकाबिया हो जाएगा। बी का फर्स्ट हो जाएगा। तो बी का फर्स्ट देखिए, बी का फर्स्ट हो गया। इसके बाद देखिए कुंजुल तिजार, तो कुंजुल तिजार किसके द्वारा लिखी है? तो ध्यान दीजिए कबाइकी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो सी का 4 हो जाएगा, सी का 4। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। डी का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद औफी। ठीक है, जवामिल हिकायत। तो देखिए हकीक हिंद अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के द्वारा, तहजूबुल अखलाक ये इब्न मिसकाविया के द्वारा, कुंजुल तिजार ये आपका है बैलाकल कबाइकी के द्वारा, और जवामिल हिकायत आपकी लिखी गई है औफी के द्वारा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। देखिए इसका इस क्वेश्चन का तात्पर्य आपको ये ध्यान देना है, ये क्वेश्चन आपसे यदि नहीं बनते तो इसके अलावा ये ध्यान दीजिएगा जो सल्तनत कालीन और आपके जो मुगल कालीन पुस्तकें हैं उनको जरूर याद कर लीजिएगा एक बार। इसी चैनल पर आपको वही वीडियो मिल जाएगी, तो उससे आप इसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, इस पे हमने इसी चैनल पर इंडियन हिस्ट्री के एंशियंट और मेडिवल दोनों कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब आपका आगे व्यक्ति है संबंधित कार्य आपसे पूछ रहा है। देखिए डी के कर्वे के बारे में आपने नाम सुना ही होगा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर भी सुना होगा। तो देखिए और बी एम मालावारी तो आपने सुना ही होगा। तो मालावारी जी की बात करें तो एक सेकंड, बी एम मालावारी की बात करें तो ये किससे संबंधित है? तो काफी सिंपल है। देखिए मालावारी के बारे में आपने सुना ही होगा कि ये आपके कलकत्ता में देखिए कन्या विद्यालय की स्थापना सबसे पहले किसने की है? तो कन्या की विद्यालय की स्थापना है आपकी ये बेथुन संबंधित थे इससे। तो डी का 1 हो जाएगा। बी का 1 आप मिलाएंगे तो देखिए ये खत्म और ये खत्म। इसको डी के कर्वे ये किससे संबंधित? तो देखिए ये आपके डी के कर्वे आपके विडो मैरिज रीमैरिज एसोसिएशन के सचिव थे। तो ए का 2 हो जाएगा, ए का 2। ठीक, इसको देखिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी किससे संबंधित? तो देखिए ये आपके संबंधित थे। सी का क्या हो जाएगा? कलकत्ता में कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। सी का 4 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, डी का क्या हो जाएगा? डी का 3 हो जाएगा। बाल विरुद्ध के विरुद्ध जो है संघर्ष प्राप्त करना इन्होंने शुरुआत किया। तो देखिए डी के कर्वे विडो रिमैरिज एसोसिएशन के ये सचिव थे। बेथुन ये कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना की थी उन्होंने। ईश्वरचंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत विद्यालय के प्राचार्य थे। और बी एस मालबारी ये आपके बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष इन्होंने प्रारंभ किया था। ठीक, एक सेकंड,
अब इसके बाद है, भारत में पुर्तगालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो देखिए 16वीं शताब्दी में पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार हो गया था इनका। प्रारंभ में इनका उनका बंबई में स्वामित्व था। पुर्तगालियों की बात हो रही है। इनके पास कोचीन द्वीप, दमन द्वीप और व्यापारिक वस्तियां थी। मुगलों ने उन्हें किसी भी व्यापारिक छूट से वंचित किया था। तो यहाँ क्या पूछा गया है, सही उत्तर आपको बताना है। ठीक है, कौन से कथन सही है आपको पूछा गया है इस पे। तो 18वें का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वंचित किया गया। तो देखिए ये बात आपकी गलत है। बाकी देखिए 1 2 3 ये आपके तीनों कथन सही है। पहले प्रारंभिक तीनों कथन सही है, चौथा आपका कथन गलत है। ठीक है, इसको देखिए 19वां क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पूछा गया है सही है, सही पूछा गया है। तो शाह सुजा जो है, शहजादा सुजा था, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को 4 से 1/2% के सामान्य सीमा शुल्क से 30 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले मुक्त कर दिया था। ठीक है, इसके बाद क्या है, मुर्शिद कुली जफर खान ने कंपनी के दस्तक को आंतरिक व्यापार के लिए प्रयोग में न लाए जाने की व्यवस्था की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों ने भारतीय व्यापारियों के सीमा शुल्क से बचने हेतु दस्तक विक्रय कर दिए थे। तो 19वें का क्या आपका सही आंसर होगा, तो 19वें का ध्यान दीजिए, आपका बी नंबर सही है। 2 और 3 तो सही है, लेकिन आपका पहला कथन यहाँ पर गलत होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए भारत में यहाँ पर हम बात करते हैं यदि, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 3000 रुपए वार्षिक कर की अदायगी के बदले यहाँ पर मिला। ठीक है, 3000 रुपए। ठीक है, 30 लाख नहीं, 30 लाख सोचे उस समय बहुत ज्यादा हो जाता। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, 20वां, मराठाओं और ब्रिटिश के बीच में निम्नलिखित संधियों का कालक्रम में आपको लगाना है कालक्रमानुसार। तो यहाँ पर सालबाई की संधि पहले होती है कि सूरत की संधि, पुरंदर की संधि और बड़गांव की संधि। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है, 20वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सूरत की संधि आपकी कब होती है, तो ध्यान दीजिए 1775 में होती है। ठीक, इसे हम थोड़ा पेन और पतला कर लिया जाए, एक सेकेंड। तो 1775 में होती है। इसके बाद बात करें तो पुरंदर की संधि की, तो पुरंदर की संधि 1776 में होती है। सालबाई की संधि ध्यान दीजिए 1782 में होती है। और बड़गांव की संधि होती है 1700 आपकी 89 में। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला आपका 4 आएगा, तो ये खत्म, ये खत्म, 4 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, 4 के बाद 2, 3, 1। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब देखिए भारत में उपनिवेशी शासन के संबंध में 1883 में जो इल्बर्ट बिल था, ये क्या था। देखिए इल्बर्ट बिल के बारे में, जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध, तो भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना था। देशीय प्रेस स्वतंत्रता की बात करें तो यहाँ पर जो है अंकुश लगाने की बात की है, क्योंकि इनमें उपनिवेशी शासकों का विरोधी से समझा है, तो ये बात गलत है। प्रशासनिक सेवा ये भी गलत है। शस्त्र एक्ट ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर ए है जो कि आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया था कि जो भी न्यायालय में मामले जाते हैं वहां पर भारतीय और यूरोपीय जो आपके अधिकारिता थी, यानी जो न्याय न्याय कर देने वाले थे जजों में, भारतीयों को भी समान बराबरी पर ले आया गया था, जिसके बाद से लिबर्टी बिल विवाद का काफी ज्यादा विदेश में यानी आपके लंदन में विरोध हुआ था, जिसके बाद से इसे हटा दिया गया था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर है सुमेलन करना है आपको। तो थॉमस मुनरो, कॉर्नवालिस, हाल्ट मैकेंजी और जोनाथन डंकन। तो देखिए जोनाथन डंकन, तो देखिए आपके किससे संबंध है, तो काफी सिंपल है। आप यदि देखिए आपको सब पता भी नहीं होंगे ना, तब भी आप इसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं 22 का। कैसे आप निकाल, देखिए जोनाथन डंकन आपको पता है कि ना, देखिए ये महालवाड़ी से संबंधित है, ना स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, ना रैयतवाड़ी से संबंधित। तो एक आप डायरेक्ट फोर लगाएंगे, एक आप फोर जैसे ही देखिए लगाएंगे आप, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, बी का थर्ड हो जाएगा, और सी का 2 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैकेंजी महालवाड़ी एमएम है, तो मैकेंजी हो गया। कार्नवालिस ने आपके देखिए क्या स्टार्ट की, तो कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली स्टार्ट की थी। थॉमस मुंडो ने आपके रैयतवाड़ी व्यवस्था है जो कि स्टार्ट कराई थी। ठीक, अब देखिए इसके बाद कौन सा सुमिलित नहीं है यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो द वार ऑफ द इंडिपेंडेंस, क्या ये सही है, तो ये आपको ध्यान देना है, ये आपका सही है। आरजी मजूमदार के द्वारा आपकी लिखी गई थी द सिपाही मिलिट्री ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, ये भी सही है। राधा कमल मुखर्जी के द्वारा जो लिखी ये बात आपकी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि सही हो जाएगा। एस बी चौधरी, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर पर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गलत पूछा गया है आपसे, कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है, आ स्टडी ऑफ पॉपुलर रेजिस्टिट्स, जो अवध इन रिवोल्ट है, ये आपके
रुद्रांशु मुखर्जी थे, ठीक है, रुद्रांशु थे, ना कि राधा कमल, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। 24वां क्या है, विचार कीजिए निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है। तो देखिए कथन क्या है, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहे, क्या ये बात सही, तो सही तो लग रही है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए थे। तो 24वां का क्या हो जाएगा, तो देखिए ये दोनों चीज सही है, इस दोनों कथन सही है और स्पष्टीकरण भी दे रहा है ये, ठीक है। प्रार्थना समाज की बात कर लेते हैं, तो प्रार्थना समाज में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सही है जी। इसका उद्देश्य क्या था, हिंदू समाज में सुधार लाना था, क्या इसका उद्देश्य, इसका प्रार्थना समाज का। तो यहाँ पर देखिए ये बात तो सही लग रही है, यह महाराष्ट्र से संबंधित है, ये भी बात सही है। इसका विश्वास एकेश्वर वाद पर था, तो ये बात भी आपकी सही है। इसने ब्रह्म समाज को बहुत प्रभावित किया था, देखिए ये बात गलत है क्योंकि ब्रह्म समाज पहले आपका आ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हुआ, 1 2 3 है, ठीक है। प्रार्थना समाज, अब प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो देखिए आत्माराम पांडुरंग ने की थी, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब आगे बात करें 26वें क्वेश्चन की, ये देखिए सूची है, सूची 2 है, तो यहाँ पर देखिए आपका है ब्रह्म समाज है, मानव धर्म सभा। तो देखिए ब्रह्म समाज आपका कहाँ से संबंधित है, तो देखिए ब्रह्म समाज सभा 26वें का ये आपका कोलकाता से संबंधित है, ठीक है। तो आप ए का थर्ड मिलाएंगे तो ये खत्म, ये खत्म। मानव धर्म सभा की बात करें तो देखिए मानव धर्म सभा बी का क्या हो जाएगा, ये आपका सूरत में था, बी का टू अपना ये खत्म, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। सी का क्या हो जाएगा, आर्य समाज आपके मुंबई में होता है, और नदवा उल उलमा ये आपके लखनऊ में होता है, ठीक है। इसको भी आप मिला सकते थे, नदवा उल उलमा देखिए नवाबों का शासन था लखनऊ में काफी समय तक, तो आप इससे भी गेस कर सकते हैं। डी का 4 मिलाते हैं आप तो देखिए डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाता है, क्योंकि डी में किसी में भी 4 एक ही में है, बाकी में नहीं है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में होती है राजा राम मोहन रॉय राय के द्वारा। मानव धर्म सभा की स्थापना 1844 में होती है जो कि सूरत में होती है। और आर्य समाज की स्थापना होती है कब, 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। और नदवा उल उलमा मैंने बताया आपकी लखनऊ में इसकी स्थापना होती है। अब देखिए 27वें क्वेश्चन की बात करें तो देखिए कथन और कारण दिए गए हैं। बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना है वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी, और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था, तो क्या ये बात सही है, तो देखिए ये आपको ध्यान देना है, ये आपकी बात सही है, ठीक है। वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्धत विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो 27वें का आपका क्या सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कथन तो दोनों सही, लेकिन इनका ये जो है कथन जो है कारण का ये अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर है सूची 1 सूची 2, ये आपको बताना है किसके द्वारा क्या आई थी। तो देखिए इंडियन लीग किसके द्वारा स्थापना की गई थी, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, इंडियन एसोसिएशन, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन। तो देखिए यहाँ पर 28वें की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, इंडियन लीग तो है देखिए शिशिर कुमार घोष के द्वारा था, तो ये गलत, ये गलत। इसके बाद देखिए बी का क्या हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन, इससे आपका ए एम बोस यानी आनंद मोहन बोस जी संबंधित, बी का 2 हो जाएगा, तो बी का 2 आप देखें मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका तुरंत हो जाएगा। सी का 4 है, डी का 3 है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान ने है जो कि स्थापना की थी, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये 28वें हो गए। इसके बाद देखिए 29वें क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हो, तो ये देखिए आपका गलत है, तो एक आपका गलत हो गया, ये खत्म। कौन सा सही पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, तो क्या ये बात सही है, तो ये बात आपकी सही है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों में समझौता जो हुआ था लखनऊ में 1916 में हुआ था, ठीक है, लखनऊ समझौता कहते हैं, तो 2 और 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विषयों पर विचार करना है, उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है उन्हें व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपका क्या है, यहाँ पर पहले नंबर पर संघ और क्षेत्र है, दूसरे नंबर पर नागरिकता है, इसके बाद आपके क्या है, तो देखिए 1 2 आपका पहले आ जाएगा, 1 और 3 आएगा, ठीक है, 1 और 3 ये आप देखिए बी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 1 3 इसके बाद देखिए आपका देखिए संघ और राज्य क्षेत्र ये आपका कहाँ से है, आर्टिकल 1 से 4 में है, नागरिकता 5 से 11 तक में है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य आपके 51 ए में आते हैं, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है 36 से 51 में आते हैं, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। 31वां क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है, तो ये देखिए
जहां पर भी देखिए एकमात्र अधिकारी की बात आ जाए तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये सही होगा या गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बड़ा सावधानी से देखिए, ये बात आपकी गलत हो जाती है क्योंकि एकमात्र नहीं है, और वह जो भी भाग ले सकते हैं। भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्याग पत्र दे सकता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया है इस्तीफा देती है। तो ये भी आपका गलत है, ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार, भारत के संविधान में कोई उल्लेख ही नहीं है इसका, ठीक है। अब देखिए 32वां क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए सुमेलित करना है, सही उत्तर आपको बताना है। तो देखिए सरकार के प्रकार और मुख्य विशेषता, तो देखिए संसदीय सरकार में क्या होता है, तो संसदीय सरकार में तो आपको ध्यान देना है शक्तियों का क्या होता है, शक्तियों का पृथक्करण होता है। ए का थर्ड हो जाएगा, तो ए का थर्ड आपका होगा कि नहीं होगा। तो देखिए संसदीय सरकार में आपका ए का थर्ड यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ए का थर्ड किसी में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये तो हमें पता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म में तो बी का तो फर्स्ट होना चाहिए, बी का फर्स्ट होगा तो ये खत्म और ये खत्म हो जाएगा क्योंकि अध्यक्ष वाली सरकार आपकी कहाँ है, तो यूएसए में पाई जाती है। इसके बाद देखिए संघीय व्यवस्था की बात करें तो संघीय व्यवस्था में क्या हो जाएगा, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर देखिए ए का आपका क्या हो जाएगा, ए का फोर हो जाएगा, ठीक है। संसदीय सरकार में ध्यान दीजिएगा सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। यहाँ पर देखिए अध्यक्षात्मक में क्या हो जाता है, बी का वन हो जाएगा, शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, ठीक है। क्या होता है, शक्तियों का पृथक, एक सेकेंड दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही है, ये आपका एक सेकेंड, इसे हम थोड़ा सा, इस क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है क्योंकि यहाँ पर फिर भी देखते हैं। देखिए संसदीय सरकार में ए का फोर आपका ये तो ऑप्शन सही हो जाएगा फिर, ठीक। ए का फोर हो गया यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा ए का फोर, ये दोनों कथन सही हो जाए, गलत हो जाएंगे। अध्यक्षात्मक सरकार में क्या हो जाता है, बी में क्या हो जाता है, अध्यक्षात्मक सरकार में शक्तियों का पृथक्करण हो जाता है, तो बी का क्या हो जाएगा, बी का थर्ड हो जाएगा, बी का थर्ड हो गया तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। संघीय व्यवस्था में सी का टू हो जाएगा, शक्तियों का विभाजन, और एकात्मक व्यवस्था में आपका वन, हाँ सही है, बात सही है। देखिए एकात्मक आपका यूनिटरी सिस्टम में ही आपका शक्तियों का केंद्रीकरण होगा, ठीक है, इसे आपको ध्यान देना है। इसको देखिए कथन और कारण है, भारत एक संघात्मक राज्य है जिसमें एकात्मकता के सशक्त तत्व हैं। क्या ये बात सही लग रही है आपको, तो यहाँ पर देखिए बात तो सही लग रही है, ठीक है, क्योंकि भारत आपका संघात्मक राज्य भी है और कहीं कहीं अर्ध संघात्मक भी कहा जाता है। भारत एक संसदीय लोकतंत्र है, ये भी बात आपका सही है, तो लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, बाकी कथन आपके सही है, कथन और कारण दोनों सही हैं। अब देखिए सूची वन सूची टू है, यहाँ पर मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए शैक्षणिक संस्थाओं विधि द्वारा स्थापित ये प्रक्रिया, विधि का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समानता। तो देखिए विधि की समक्ष समानता जो है, ए का हम क्या मिलाएंगे, तो देखिए विधि की समक्ष समानता की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर 34 में आपका क्या हो जाएगा, ए का टू हो जाएगा क्योंकि विधि की समक्ष समानता ये इंग्लैंड से ली गई है, ठीक है। ए का टू हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएंगे। इसके बाद क्या है, विधि का समान संरक्षण, ये कहे के अंतर्गत आता है, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, तो आपका बी आपका सही सही आंसर हो जाएगा। सी का थर्ड हो जाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य द्वारा अनुदान, ये आपका आयरलैंड से संबंधित है, ठीक। अब देखिए 35 नंबर है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए मूल कर्तव्य भाग 4 है, सही है। भारत का महान्यायवादी 10 12 13, ये आपका 35वां का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका कह रहा है 13वें भाग में, तो भाई 13वें भाग में थोड़ा ना, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी देखिए ये भी सही है, राज्य आपका 6वें में इसका उल्लेख है, संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं इनका 14वें में उल्लेख है। अब देखिए यहाँ पर विषय है और भारत के संविधान के अनुच्छेद पूछा है, तो देखिए ए का क्या हो जाएगा, अनुच्छेद, यहाँ पर कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए अस्पृश्यता का अंत, ये अनुच्छेद 17 में सही है। पिछड़े हुए नागरिकों किसी वर्ग के पक्ष में हो नियुक्तियों या पदों के लिए आरक्षण की बात करता है, तो 36 का आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये भी आपका सही है, 16 4 में उल्लेख है। इसको देखिए धर्म में, ये देखिए ये आपका गलत है, ये आपका आर्टिकल 18 में थोड़ी, आर्टिकल 18 में तो आपका उपाधियों के अंत का उल्लेख है, ठीक है, और मूल अधिकारों से असंगत उनके अल्पीकरण करने वाली विधियां अनुच्छेद 13 से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है आर्टिकल 32, देखिए ये आपका, तो यहाँ पर डी का 4 हो जाएगा, डी का 4 देखिए आप मिलाएंगे तो आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक। ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, ठीक है, और डी का 37 नंबर का आपका, एक सेकंड दोस्तों यहाँ पर लोचा है भाई, ऐसे नहीं होगा। ये होता है जब आपका माइंड सही ना हो तो ऐसे क्वेश्चन गलत होने के भी चांस है। देखिए आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार है, ठीक है, डी का 2, तो डी का 2 आप मिलाएंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए
इसके बाद है धर्म की स्वतंत्रता। तो धर्म की स्वतंत्रता, तो देखिए आर्टिकल 15 में तो नहीं है आपकी धर्म की स्वतंत्रता। ठीक, तो ए का वन तो होगा नहीं, तो ए का वन आप इसे भी आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक, अनुच्छेद 20 में आपका बी का क्या हो जाएगा, भेदभाव की मनाही, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, और सी का क्या हो जाएगा, ए का तो एक सेकंड, ए का 3 हो जाएगा। ठीक, आर्टिकल 20 में बी का 4 हो जाएगा, बंदी के विरुद्ध विरुद्ध सुरक्षा की बात की गई है। और आर्टिकल 25 आपकी धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, 3412 ये इसका सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर का। अब देखिए अनुच्छेद है, प्रावधान आपसे पूछ रहा है, तो देखिए आर्टिकल 215 में क्या है, आर्टिकल 215 में दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण की बात करता है, तो क्या ए का 1 होगा। तो 38 की बात करें हम, तो 38 में आपका ए नहीं होगा। 200 आर्टिकल 215 किससे संबंधित, तो ए का 4, ये आपके 4 संबंधित है, यानी उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, ये आप इसका उल्लेख है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो बी का क्या हो जाएगा, दो आर्टिकल 222 में किसी न्यायाधीश के एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में परिवर्तन अंतरण की बात कर रहा है, ट्रांसफर की, तो ये हो जाएगा। तो ए का 4, अब बी का 1, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, सी का आपका थर्ड हो जाएगा, और डी का सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इन्हें आप देख लीजिएगा। अब देखिए 39 क्वेश्चन है, अनुच्छेद है और प्रावधान। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल 16(2) किससे संबंधित है, तो देखिए यहाँ पर हम बात करें यदि, कौन सा नंबर है, 39 नंबर है हमारा क्वेश्चन। तो 39 में आपका क्या यहाँ पर सही हो जाएगा, 39 का ए है जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ए का 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो आर्टिकल 16(2) है, ये आरक्षण से संबंधित है। यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाएगा जाति धर्म उनके आधार पर। ठीक है, आर्टिकल 29(2) की बात करें, तो आर्टिकल 29(2) बी का 4 हो जाएगा। ये देखिए वही है आपका कि शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक, सी का 3 हो जाएगा, अल्पसंख्यक से संबंधित है, शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार ही है। आर्टिकल 31 का ए आपका क्या हो जाएगा, तो ये किसी भी व्यक्ति को कानून प्रावधान के सिवाय उनकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए भारत के किसी भी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है तो वह किस विशेष लाभों का हकदार होता है। तो 40 का ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या हो सकता है, यह संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। तो ये बात आपकी सही है। भारत के राष्ट्रपति स्वयं इस संप्रदाय या समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। ये बात आपकी गलत है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं करते हैं कि नहीं करते। यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है, तो ये भी बात आपका सही है। ठीक है, 40 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 41 की बात करें, देखिए कौन सा कथन है जो कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में सही है। वह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, सही बात है। उनका निर्वाचन सभी निर्वाचित संसद सदस्य और विधानसभा सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल से होता है। यह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, तीसरा तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक, इसके बाद बात करें, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्यों के पास मत देने का अधिकार नहीं है। तो 41 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए तीसरा तो आपका गलत हो गया, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 2 4 ये आपके ऑप्शन नंबर बी है जो कि सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है राष्ट्रपति और उनकी अवधि आपसे पूछ रहा है, अवधि कब होगी। तो देखिए फखरुद्दीन अली अहमद जी का जो 42 की बात करें, तो यहाँ पर क्या है, तो 1974 के आसपास थे, तो ए का 2 हो जाएगा। ए का 2 हो गए, ये खत्म ये खत्म। इसके बाद देखिए संजीव रेड्डी की बात करें, तो बी का क्या हो जाएगा, संजीव रेड्डी जी ये 1977 से 82 के आसपास थे, बी का 3 हो जाएगा, बी का 3। ठीक, इसके बाद जाकिर हुसैन की बात करें, तो 42 का क्या हो जाएगा, 42 का सी का क्या हो जाएगा, जाकिर हुसैन का, तो जाकिर हुसैन 1967-69 हो जाएंगे, तो ये सी का 4 हो जाएगा। ठीक, सी का 4, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। डी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों के निर्हरताओं के संबंध में किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने के पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेता है। तो 43 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 43 का बी, निर्वाचन आयोग से लेता है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख आर्टिकल 324 में है। नीचे वक्तव्य दिए गए हैं, आपके कथन और कारण बताना है तो कौन सा सही है। तो भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, सही है। सरकार के संसदीय स्वरूप में राजाध्यक्ष केवल नाम मात्र का होता है, तो देखिए ये भी बात आपकी सही है। ठीक है, तो 44 का ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से
कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के लिए एक से समान नहीं है? तो देखिए, शक्तियों पर संवैधानिक प्रतिबंध, ये तो सही लग रहा है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से अपने कार्यों का निष्पादन करती है, ये भी सही लग रहा है। ना तो संसद और ना ही किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न होना, ये भी आपका सही लग रहा है। लेकिन ये आपका महाभियोग प्रक्रिया है, जो कि नहीं है। राष्ट्रपति पर केवल महाभियोग प्रक्रिया लगती है, और राज्यपाल को तो सामान्यतः काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के आदेश पर, सुझाव पर राष्ट्रपति उन्हें हटा सकता है, ठीक है, और बदल सकता है, दूसरे को रख सकता है, ठीक है। अब भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? तो संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, तो ये तो आपका सही है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, तो ये आपका क्या सही है? 46 की बात करें तो यहाँ पर ये भी आपकी बात सही है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, ये बात गलत है। यहाँ आपके राज्यसभा से भी हो सकते हैं, बस ये ध्यान देना है। इस पे ये रूल है कि लोकसभा की जितनी भी संख्या होगी उसका 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये नियम है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्यसभा के मूल को 1919 में विगत वर्ष में खोजा जा सकता है, जब भारत सरकार अधिनियम 1919 का अनुसरण करते हुए काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाने गए द्वितीय सदन का यहाँ पर सृजन किया गया था। तो 47 का देखिए ये सही है आपका। राज्यसभा को यह घोषित करने की विशिष्ट शक्तियां हैं कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक और समाज समीचीन है, और संसद राज्य सूची के किसी भी विषय के संदर्भ में विधियां निर्मित करता है। तो ये आपके दोनों सही है, ठीक है, 47 में दोनों कथन सही है, और इसका उल्लेख आर्टिकल 80 में, ठीक है, राज्यसभा का। 48 क्वेश्चन की बात करें तो लोकसभा की कुल निर्वाचित सदस्यता राज्यों में राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर वितरित है। तो देखिए, निर्वाचित संख्या 48 की बात करें तो क्या ये बात सही है? तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है। भारत के संविधान के 84वें संविधान संशोधन द्वारा अधिरोपित निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर लगी रोक को हटा लिया गया है, तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और जो परिसीमन के जिस आधार पर हमें लोकसभा की सीटें वितरित हैं, तो ये 1971 के परिसीमन के आधार पर ही विस्तृत है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। और ये 2026 तक मान्य है, ठीक है। 2026-27 में देखिए क्या करती है गवर्नमेंट, कि परिसीमन करवाती है या नहीं करवाती है। अब देखिए यहाँ पर 49 आ गया, लोक लेखा समिति, ये पीएससी हो गया, पीएससी समिति, ठीक है। अब यहाँ पर 49 की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर देखिए प्रवर समिति किससे संबंधित है 49 में आपको क्वेश्चन में, तो ए का क्या हो जाएगा? ए का 4 हो जाएगा, ठीक है। प्रवर समिति आप क्या करती है? तो बिल की खंडसा समीक्षा करती है और परिवर्तनों का सुझाव देती है। बी का क्या हो जाएगा? तो बी का देखिए, ये तो लोक लेखा आपका यही है, सरकारी पैसा किस तरह से खर्चा हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी परीक्षा करती है। तो बी का 3rd हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी का क्या हो जाएगा? कार्य सलाहकार समिति की बात करें तो विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए समय का विनिधान करती है, और प्राक्कलन समिति एस्टिमेट से कमेटी क्या करती है? तो डी का 5 हो जाएगा, बजट में विभागीय व्यय की ये जांच करती है, ठीक है। 50वां क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति जब तक उसने 30 वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो तो राज्यसभा राज्यपाल के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं है, तो क्या बात सही है? तो 50वें की बात करें तो ये बात आपकी 50वें की बात करें तो ये बात तो आपकी क्या है, सही है कि नहीं है? तो ये बात आपकी गलत है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है, क्योंकि वो कितनी उम्र होनी चाहिए? 30 नहीं बल्कि 35 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष आपकी काहे के लिए है? तो ये राज्यसभा में जाने के लिए है, ठीक है। अब 25 वर्ष आपके लोकसभा में जाने के लिए है। एक ही व्यक्ति 3 राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ये भी आपका हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, तो ये तो सही, लेकिन ये आपका गलत हो गया। 51 की बात करें, देखिए भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जब वह किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं, तो ये बात आपकी सही है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 का है, उसके अनुसार पर कोई भी व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर अयोग्य हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। तो 51 का क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, लेकिन ये आपका गलत है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक। यहाँ पर देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति है जिस जो अपराध का दोषी है तथा उसे 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा दी है, तो वह जेल से छूटने के 6 वर्षों बाद तक चुनाव लड़ने के लिए अपात्र होता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं होता है अयोग्य। ये चीज आपको ध्यान देना है। लेकिन आप नौकरी में, यदि आपकी नौकरी एक बार चली है और आप जेल वेल चले गए हैं, तो आप दोबारा नौकरी करने योग्य नहीं, लेकिन आप चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। 52 क्वेश्चन की बात करो, देखिए पहला संशोधन किससे संबंधित है? काफी सिंपल है ये, तो देखिए आपका ए का 4 हो जाएगा। 44वां, इसको देखिए 103वां आप देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, तो डी का क्या हो जाएगा? डी का 2 हो जाएगा, ए का 4, डी का 2, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी का आपका 3rd हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा? शिक्षा का अधिकार हो जाएगा, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है
53वां नंबर संविधान संशोधन, और आपके उद्देश्य क्या था इनका। तो देखिए जो आपको पहले पता उन्हें आप लगाइए। देखिए 74वां तो आपको पता ही होगा। तो 3 तरह की पालिकाओं का गठन किया गया, तो सी का क्या हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, सी का 4। ये आपका सी का क्या हो गया 74वां संशोधन में, सी का 4, ठीक है। तो सी का 4 हो जाएगा, तो ये आपका गलत, डी सही गलत हो जाएगा, और ए भी आपका खत्म हो जाएगा, ठीक। इससे आधार पर आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करें कि 53वां संशोधन कहे से संबंधित है, तो 53rd की बात करें तो ध्यान दीजिएगा। ए का क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। संविधान में नया अनुच्छेद 371 जी जोड़ा गया था, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। 371 जी। और इसके बाद बात करें हम बी का क्या हो जाएगा, तो बी का क्या हो जाएगा, बी का 3rd हो जाएगा। मताधिकार के 61वें संविधान संशोधन में 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि सही हो जाएगा। डी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजातियों में एंग्लो इंडियंस के लिए लोकसभा में और राज्यसभा में विधानसभा में आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ाने की बात कही गई थी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना। तो 43rd हो गया। अब 54th क्वेश्चन हम देखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है अब, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राष्ट्रीय चिन्ह है जो कि अंगीकार किया है। तो ये कहाँ से है, तो ये ध्यान देना है आपको, रूमी दरवाजा, ठीक है। रूमी दरवाजा कहाँ है, तो ये आपका लखनऊ में है, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। और इसका निर्माण ध्यान दीजिएगा नवाब आसुफउद्दौला ने 1784 में किया था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। 55 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में से उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, कौन सा स्थित नहीं है। तो यहाँ पर बात करें कौन सा नहीं है, तो 55 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, चित्रांगुड़ी और उधवा, ये दोनों आपके यूपी में नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चित्रांगुड़ी आपका कहाँ है, तो ध्यान दीजिएगा ये तमिलनाडु में है। और बात करें उधवा पक्षी अभयारण्य की, तो ये कहाँ है, तो ये आपके झारखंड में है, ठीक। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो देखिए बिठूर गंगा नदी के बगल में है, गोरखपुर राप्ती नदी, ये तो सही लग रहा है, जौनपुर सही नदी के बगल में, कौशाम्बी यमुना नदी के बगल में। तो 56 का आपका बड़ा ही सिंपल है, आपको 56 का क्या हो जाएगा सही आंसर। यदि आपको बेसिक नॉलेज आप मैथ का होगा तो आप आराम से जौनपुर इसमें सही आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि जौनपुर आपका सही नदी के बगल में नहीं बल्कि ये गोमती नदी के बगल में है, ठीक। बाकी देखिए बिठूर गंगा के बगल में, गोरखपुर राप्ती नदी के बगल में, और कौशाम्बी यमुना नदी के बगल में है। भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, तो इसको स्पष्ट करने के लिए कथन पूछ रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ये बात तो सही लग रही है। उत्तर प्रदेश में एक गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, तो ये आपका सही है कि गलत है, तो देखिए आपका ये भी चीज सही है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, ये बात आपकी देखिए गलत हो गई। तीसरा आपका गलत हो जाएगा, तो तीसरा ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक। और उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर सी 1 2 4 है जो कि आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक संस्थान है और नगर पूछ रहा है कहाँ पर है। देखिए ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आपको तो ये झांसी में, तो बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, ठीक। तो आपका अकृत्रिम अंग निर्माण, ये आपका कानपुर में है, सी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का फर्स्ट। तो आपका ये भी आपका चला जाएगा। इसके बाद देखिए इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज और उर्वरक कारखाना, तो उर्वरक कारखाना आपका कहाँ है, तो 58 का आपका क्या हो जाएगा, उर्वरक कारखाना, डी का 4 हो जाएगा, डी का 4। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, रायबरेली, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना। तो 58 हो गया। इसका देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए इसे आपको बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। देखिए अमेठी मूंज के उत्पाद, आगरा चर्म उत्पाद, ये तो सही लग रहा है। गौतम बुद्ध नगर में आपके रेडीमेड कपड़े, क्या ये 59 नंबर आपका सही है, तो देखिए ये भी आपका सही है, ठीक। इसके अलावा बात करें तो अमेठी की मूंज के उत्पाद, ये भी सही। बागपत आपके लकड़ी के खिलौने के लिए नहीं बल्कि होम फर्निशिंग के लिए फेमस, ठीक। किसके लिए, होम फर्निशिंग के लिए है जो कि फेमस है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना। देखिए ये खनिज है और प्राप्ति के स्थल पूछ रहा है। तो यहाँ पर बात करें तो ग्रेनाइट, डोलोमाइट, सिलिका सैंड और बॉक्साइट, तो बॉक्साइट आपका कहाँ मिलता है, तो 60 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बॉक्साइट तो आपका डी का क्या हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा, डी का 2 आप लगाएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। ग्रेनाइट आपके बाद में मिलती है, बी का 3rd हो जाएगा, ए का 3rd हो गया, बी का आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक। बी का आपका फर्स्ट हो जाएगा, डोलोमाइट आपके सोनभद्र में, और सी का 4 हो जाएगा, सिल्का बैंड आपके, सिल्का सैंड कहाँ है, तो प्रयागराज में है, ठीक। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है, तो भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, क्या ये बात सही है।
तो 61 का ये ध्यान दीजिएगा, ये बात आपकी गलत है, छठवां नहीं है सबसे बड़ा, ठीक है, क्योंकि भारत आप सातवां है जो कि सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और जनसंख्या में पहले नंबर पर है। दूसरा तो सही है, 2.4% ही है। और कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो कि अक्षांशीय विस्तार को दो भागों में बराबर काट देती है, तो ये आपका क्या है, ये भी बात सही है, तो 2 और 3 आपका सही हो जाएगा। चौथा, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ये बात आपकी गलत है, पूरी तरह से नहीं है, ठीक। अब देखिए निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है आपको। आर्द्र भूमि और अवस्थिति आपको दी गई है, इसमें पूछा गया है कौन सा सही है। तो 62 नंबर की बात करें तो 62 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल यहाँ पर देखिए होकेरा आपका कहाँ है, तो होकेरा आपके, ये ध्यान दीजिएगा, जम्मू एंड कश्मीर में है। रेणुका आपको ध्यान देना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ भी चुका है, हिमाचल प्रदेश में है, सही है। रुद्र सागर, तो रुद्र सागर आपके त्रिपुरा में है, ये भी सही है। इसके क्या है, शास्तामकोत्ता, तो ये आपका कहाँ है, ये आपका कहाँ है, तो केरला में है, ठीक। तो केवल 2 युग्म है जो कि सुमेलित है। अब देखिए, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे है, तो गुजरात में कितना हो जाएगा, देखिए 5 बजे यदि अरुणाचल प्रदेश में है, तो 63 का आपका क्या हो जाएगा, 7 बजे है, जो कि यहाँ सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 घंटे का अंतर इनमें रहता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश में पहले समय होता है, बाद में आपके गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सिक्किम के संबंध में सही है। तो 64 का आपका क्या सही है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कौन सा सही सुमेलित है। 1975 में भारत का भिन्न अंग बना, सही है। इसे प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग कहा जाता है, तो ये आपका सही है, तो ये बात भी आपकी सही है। इसके मुख्य निवासी लेप्चा, ये बात भी सही, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसे ध्यान दीजिएगा, इसे प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण बोले तो ऐसे आपको दिखाना है, ठीक है। तो देखिए अनाईमुड़ी तो आपकी सबसे नीचे आएगी, तीसरा आपको इसमें आपका तो 65 का काफी सिंपल आंसर, देखिए अनाईमुड़ी बस आप ध्यान दीजिए, तो यही आपका लास्ट में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 3 के बारे में आपको जानकारी ना हो तब भी आप बता सकते हैं, अनाईमुड़ी आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपका केटू हो, केटू के बाद आपका नंदा देवी आएगा, इसके बाद दोद्दा बेट्टा आएगा, फिर अनाईमुड़ी हो जाएगा, ठीक। छठवां क्या है, देखिए भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी, देखिए गुरु शिखर तमिलनाडु में आपकी कौन सी स्थित है, तो भारत के राज्य हैं सबसे ऊंची चोटी। तो यहाँ पर दोस्तों ये मिक्स हो गया है, इधर देखिए ये सरमती चोटियाँ इस तरफ होनी चाहिए, ठीक है, ये मिक्स कर दिया है तमिलनाडु। और देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड और एमपी है, ठीक। तो देखिए आपका तमिलनाडु में कौन सी है, तो तमिलनाडु में धूपगढ़ थोड़ी ना है, तो तमिलनाडु में आपकी कौन हो जाएगा, डोड्डा बेटा हो सकती है, तो ए का आपका 4 हो सकता है। 66 की बात करें यदि, तो 66 का ए का 4 तो हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका तमिलनाडु में आपकी डोड्डा बेट्टा होती है, ए का 4 हो जाएगा, ठीक, डोड्डा बेट्टा डी हो गया। ए का 4 मिलाएंगे तो ये खत्म, ये खत्म। इसके बाद बी का क्या हो जाएगा, सारामती आपकी कहाँ है, तो सारामती ध्यान दीजिए ये आपके राजस्थान में। बी का थर्ड, सारामती आपके कहाँ है, तो नागालैंड में है, ठीक है, तो बी का थर्ड हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और गुरु शिखर आपके कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। और दुद्धा बेट्टा, तो दुद्धा बेट्टा ध्यान दीजिए ये कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है, ठीक। अब देखिए 67वां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में आपको लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 67 का, तो 67 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कार्डेमम पहाड़ियाँ, इलायची की जो पहाड़ियाँ ये तो आपकी सबसे नीचे हैं, तो 2 आपका सबसे लास्ट में रहेगा, तो ये आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद बात करें तो नल्ला मलाई आपके उत्तर तरफ रहेंगे, तो नल्ला मलाई सबसे ऊपर, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि नल्ला मलाई पहले आएगा उत्तर में, उसके नीचे आपका आ जाएगा नीलगिरी, फिर आपका आएगा अन्ना मलाई, फिर आपका कार्डिगम, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 2 आप क्षेत्र हैं और आपको बताना, देखिए बिस्ट, ब्यास और ये सतलज हो जाएगा, ठीक। ए का थर्ड आप मिलाएंगे तो ए का ही ऑप्शन है, 68 का आपका सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक। तो ए का थर्ड हो गया, बी का टू हो जाएगा, बारी रावी और व्यास के बीच रचना आपका क्या है, चेनाब और रावी और चेनाब के बीच, सी का 1 हो जाएगा। और चार्ज आपका चेनाब और झेलम के मध्य हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अभिकथन और कारण दिए गए हैं, तो कथन क्या दिया गया है 69 नंबर में, तिस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई है। नदी अपहरण हिमालय की
नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो 69 का ध्यान दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बात भी सही है और इसका ये उल्लेख भी सही से कर रहा है, यानी एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। यमुना नदी की निम्नलिखित में से सहायक नदियों के पश्चिम से पूर्व का क्रम आपको बताना है। पश्चिम से पूर्व यानी ऐसे। तो सबसे पश्चिम में आपकी कौन सी आती है? तो सबसे पश्चिम में देखिए, आपको ध्यान देना है, यमुना नदी की सहायक नदियां। तो यमुना नदी की सहायक नदी की सिंध तो आती है, ये सिंधु नहीं, ध्यान दीजिएगा, सिंध नदी है। सिंध नदी अलग है, सिंधु नदी अलग है, इसे सिंधु नदी से कंफ्यूज मत करिएगा। तो 70 का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले आपको देखिए, पश्चिम में आपकी चंबल है, फिर आपकी सिंध पड़ती है, फिर आपकी बेतवा और लास्ट में आपकी केन नदी। ठीक। अब देखिए नदी है, सहायक नदी पूछ रहा है यहाँ पर। तो देखिए दामोदर तो आपकी बराकर नदी की है, तो सी का 4 हो जाएगा। सी का 4 मिलाएंगे आप, ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद देखिए गोदावरी की बात करें तो गोदावरी 71। गोदावरी की बात करें तो पेन गंगा, इसकी से ए का 2 हो जाएगा। तो ए का 2 आप मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ से निकल आएगा। ठीक, तुरंत। तो ए का 2 हो गया, बी का क्या हो जाएगा? महानदी का शिवनाथ हो जाएगा, कावेरी की भवानी हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है, आर्द्रभूमि है और अवस्थिति पूछ रहा है यहाँ पर। तो ये देखिए आपका ये क्वेश्चन तो रिपीट हो रहा है, क्योंकि 72 नंबर हमने देख लिया था। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन हो गया था हमारा। ठीक है, इसका आप बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये देखिए पर्वतीय दर्रा है और राज्य केंद्र शासित प्रदेश, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? तो 73 क्वेश्चन की बात करें तो क्या हो जाएगा? 73 में ए का 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माना आपका देखिए ए का 4, ए का 4 आप लगाएंगे, जैसे ही आंसर लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर आपका 73 का क्या हो जाएगा? 73 का सी आपका सही हो जाएगा। ए का 4, बी का 1 हो जाएगा। नाथुला आपका सिक्किम में है, और जो जिला तो आपका काफी सिंपल है, जम्मू कश्मीर में। सिक्किम आपके हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून के अंतर्गत अंतर्वाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो पंजाब एवं निकटवर्ती हिमालय के क्षेत्र में अरब सागर की धारा बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। विराम अथवा शुष्क मौसम की अवधियां दक्षिण पश्चिम मानसून की विशेषताएं नहीं हैं। तो 74 के देखिए केवल पहला कथन है जो कि सही है, दूसरा कथन आपका गलत है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? मैंग्रोव स्थल दिए गए हैं और अवस्थिति पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, पुलकट तो देखिए आपका वेम्बनाथ तो आपके केरल में होगी, बी का 3rd हो जाएगा। बी का 3rd आप मिलाएंगे, देखिए आपका इसका पहले आंसर आपका तुरंत सही हो जाएगा। ठीक है, ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का आपका 2 हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, इन्हें आप देख लीजिएगा। अब देखिए देशों के नए नाम और देशों के पुराने नाम, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो पुराने 81 का आप देख लेते हैं। एक सेकंड दोस्तों, इस तरफ भी तो बचे अभी आपके, 76 नंबर भी तो बचा है अभी। भारत में काली मिट्टी के संदर्भ में विचार करना है। काली मिट्टी भीगने पर चिपचिपी हो जाती है, तो ये बात तो सही है। काली मिट्टी में पौधों की समृद्धि के लिए जरूरी नाइट्रोजन और साथ में फास्फोरस पर्याप्त होता है, ये बात गलत है। ठीक है, काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, और ये कपास की मिट्टी के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन है, रिहंद परियोजना आपकी किस पर है? तो रिहंद नदी पर, तो ए का 3rd हो जाएगा। ए का 3rd हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए गया। नागार्जुन सागर परियोजना ये आपकी कहाँ है? तो नागार्जुन, तो 77 की बात करें, 77 नंबर क्वेश्चन में आपका बी का क्या हो जाएगा? ये आपका देखिए कृष्णा नदी पर है, तो बी का 4 हो जाएगा। तो ए का 3, बी का 4 आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पोंचमपाद ये आपके गोदावरी नदी में है। माता टीला तो आपको पता ही है, डी का 2 हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लोअर सिलेरू ये आपके आंध्र प्रदेश में है, नागार्जुन सागर कर्नाटक में है। तो 78 का ध्यान दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 78 का बी हो जाएगा। ये नागार्जुन सागर अभी हमने पीछे देखा कि ये आपका कृष्णा नदी पर तो है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान देना है आपका, ये आंध्रा में है। ठीक है, कोयना महाराष्ट्र में है, पोंग पंजाब में है, लोअर सिलेरू आपके आंध्र में है। क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है? तो 79 का आपका ध्यान दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये आपके मंगल और बृहस्पति ग्रह जो हैं, इनके कक्षाओं के बीच में छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ये क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। तो 79 का जो सही आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा?
तो क्षुद्रग्रह लघु जो आपके प्लेटनॉइड होते हैं, जबकि धूमकेतु क्या होते हैं, ये हिमशीतित गैस से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। ये बात सही है। क्षुद्रग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथों के बीच में पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के बीच में पाए जाते हैं। ये बात आपकी गलत है, दूसरा गलत हो जाएगा, तो ये खत्म, ये खत्म। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ होते हैं, जबकि क्षुद्रग्रह यह नहीं दर्शाते। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। एक और तीन है जो कि सही है, बाकी इनको आप बुक से अच्छे से और पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो कि अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में सही हैं? ये 0 से 90 डिग्री तक सांख्यिकी संक्रांति संकेंद्रीय वृत्त हैं। वे भूमंडल पर वृत्त हैं जो विषुवत वृत्त के समानांतर हैं और जो विषुवत वृत्त के उत्तर और दक्षिण में है। तो 80 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों कथन आपके सही हैं यहाँ पर, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब ये देखिए देशों के नाम है ये 81 का, तो क्या 81 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बेनिन। ये क्या है? तो ये दहोमे में है, ठीक है, दहोमे इसका पुराना नाम है। और इसके बाद बी की बात करें, बेलीज, तो बेलीज का पुराना नाम क्या था? तो बी का क्या हो जाएगा? बी का फोर ब्रिटिश होंडुरास है। बोत्सवाना की बात करें तो बोत्सवाना क्या हो जाएगा? सी का क्या हो जाएगा? आपका बस्तोलैंड हो जाएगा। और मलावी क्या हो जाएगा? डी का क्या हो जाएगा? एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर देखिए बी का क्या हुआ, ए का 5, बी का 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है। एक सेकेंड, यहाँ पर हमसे थोड़ा सा मिस लीड हो गए हम क्वेश्चन में, तो इसे हम सही से एक बार फिर से मिलाते हैं। ए का क्या हो जाएगा? ए का तो 5 होगा, ठीक। इसके बाद बी का ध्यान दीजिए, बी का 4 होगा, बेलीज आपके होंडुरास है। सी का क्या हो जाएगा? सी का थर्ड हो जाएगा बस्तोलैंड। इसके बाद डी का मलावी का क्या हो जाएगा? तो डी का 1 न्यासालैंड हो जाएगा, ठीक। तो ए ऑप्शन है जो कि सही हो जाएगा। अब देखिए साहेल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस एक देश के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो साहेल रीजन आपको ध्यान देना है, ये रेगिस्तानी क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है आपका, ठीक है। ये 82 नंबर में आपको सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ध्यान दीजिएगा, ये अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ये 82 का डी है जो कि इसमें शामिल नहीं है, ट्यूनीशिया। बाकी देखिए इसमें आपका मॉरिटानिया, माली, गैम्बिया, नाइजर, नाइजीरिया, बुर्किना फासो, कैमरून और सेंट्रल अफ्रीका हैं जो कि ये सब देश आते हैं इसके अंतर्गत। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कोयला अवसादी शैल है, बेसाल्ट आग्नेय शैल है। तो 83 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों कथन आपके सही हैं, ठीक है। आग्नेय शैलें देखिए ये डायरेक्ट ज्वालामुखी उद्गार से निकलती हैं। अवसादी शैलें क्या होती हैं? ये कुछ कुछ देर तक जमती हैं, उसके बाद ये अवसादी शैलें बनती हैं, ठीक है। इनमें आपके क्या कहते हैं, अवसादी सेलों के अंतर्गत आपका कोयला, खड़िया, डोलोमाइट, चूना पत्थर जो कि अवसादी सेल का एग्जाम्पल है। और आग्नेय सेलों में आपके ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाइट, डायोराइट और गैब्रो है जो कि इसके एग्जाम्पल हैं। अब देखिए मरुस्थल और अवस्थिति की बात कर लेते हैं। देखिए सिम्पसन, सिम्पसन आप कहाँ पाया जाता है? तो 84 का आपका सिम्पसन तो आपका देखिए ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। देखिए ए का 1 जैसे ही आप मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। काराकुम तुर्कमेनिस्तान, सिचुरा पेरू, नेगेव आपके इजराइल में है, ठीक। अब देखिए ज्वालामुखी है तो माउंट एटना देखिए ये आपका इटली में है। बी का 1 लगाएंगे तो बी का 1 जैसे ही आप लगाएंगे ये खत्म, ये खत्म, ठीक। इसके बाद बात करें माउंट मेरापी, तो ये आपके कहाँ है माउंट मेरापी? ये मैक्सिको में है कि नहीं है? ये आपका मैक्सिको में नहीं है दोस्तों, ठीक। तो माउंट मेरापी की बात करें 85 का आपका, ये सबन काया की बात करें तो सबन काया आपका ए का 3 हो जाएगा, ठीक, ए का 3 हो जाएगा। इसके बाद माउंट एटना तो ये आपका इटली होगा। कोलिमा ये आपका देखिए सी का 4 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। मेरापी आपके पेरू में है, मेरापी पेरू, ठीक। माउंट एटना इटली, सबनकाया इंडोनेशिया, कोलिमा आपके मैक्सिको में। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? 86 फरात, यूफ्रेटस जिसे हम कहते हैं, ये देखिए यूफ्रेटस नदी जो है इसके संदर्भ में बताना है कौन सा जो है कथन सही है, ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पर। तो देखिए 86 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूफ्रेटस नदी जो है पश्चिम एशिया की सबसे लंबी नदी है। पश्चिम एशिया की बात करें तो ये बात तो सही लग रही है। और ये 4 देशों से होकर बहती, बिल्कुल गलत बात है। ये तुर्की के अर्मेनियाई यानी टॉरस पहाड़ी से निकलती है और सीरिया और इराक में बहती है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और एक फारस की खाड़ी में है जो कि विलीन हो जाती है, ठीक। अब देखिए नदी और शहर की बात कर लेते हैं 87 नंबर। तो
ये नदियां हैं, शहर पूछ रहा है किसके क्या बगल में। देखिए ए का वन तो किसी हाल में नहीं होने वाला, सतल अरब ये वियना से संबंधित वन तो खत्म हो जाएगा। वियना देखिए नाम से ही पता चल रहा है, वियना आपका कहाँ पड़ सकता है, तो डी का आपका क्या हो सकता है, डी का 87 की बात करो तो डी का देखिए, आप ऐसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, देखिए कहीं कहीं ट्रिक काम आ जाती है। आप ये नाम देखिए, सतल सरब, पराग्वे, नाइजर, ये तीनों नाम आपको यूरोपीय नाम नहीं समझ में आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन डेन्यूब ये लग रहा है हाँ, यूरोप की नदी, तो डी का वन आप मिलाइए, डी का वन जैसे ही आप मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका होगा। ए का टू हो जाएगा, बी का थर्ड हो जाएगा, नाइजर का नियामी हो जाएगा, ठीक। हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद, जिसे हम IONS कहते हैं, के संदर्भ में विचार करना है 88 का। इसमें पूछ रहा है आपसे क्या, कौन से कथन है जो कि सही है 88 में। तो इनागुरल जो प्रारंभी IONS था भारत में 2015 में भारतीय नौसेना की अध्यक्षता में हुआ था, क्या ये बात सही है? ये बात आपकी गलत है। IONS एक स्वैच्छिक पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री तटवर्ती देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा कर रही है, ये बात तो सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा 88 में। तो ये आपको ध्यान देना, 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी भारत की अध्यक्षता में, ये चीज आपको ध्यान देना, ठीक है, ना कि 2015 में, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए 89 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कथन दो दिए गए हैं, इसमें अल्नीनो प्रशांत महासागर पर एक ताप बढ़ाने वाली प्रघटना है और सामान्यतः दक्षिण एशिया में शुष्क मानसून का एक कारण बनती है। कथन दूसरा क्या है, सुनामी साधारणतः बृहत महासागरीय तरंगों के रूप में मालूम नहीं होती, नीरव चलती रहती है, लेकिन जब यह महाद्वीपीय शेल्फ के उथले जल से गुजरती है तो विनाशकारी रूप ले लेती है। तो 89 का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोनों कथन जो है सही तो हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं, एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक। 90 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए द्वीप है और अवस्थिति पूछ रहा है। देखिए ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड आपका कहाँ है, देखिए हिंद महासागर में तो है नहीं है, सी का टू नहीं होगा, ठीक, सी का टू किसी हाल में नहीं हो सकता, ये खत्म, ठीक। इस पर बात करें बाइफिन, बाइफिन आपने देख, बाइफिन के बारे में तो सुना ही होगा। तो बाइफिन की बात करें तो आपका ये डी का फोर, ये बाइफिन आर्कटिक में ही है, तो डी का फोर हो जाएगा। इसके बाद लूजोन आपके प्रशांत महासागर में, ये भी बात सही, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। बी का टू मेडागास्कर, देखिए पता ही है हमें हिंद महासागर में है, बी का टू हो जाएगा, ठीक। इसके बाद सी का ग्रीनलैंड आपका ये अटलांटिक में, ये भी बात सही, ग्रीनलैंड आपके डेनमार्क के अंडर में आता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती, क्योंकि वह बाह्य समताप मंडल में पलायन कर जाती है, क्या यह बात सही है? समुद्र में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, क्या ये बात सही है? तो आपको ये सही लग रही है। ध्रुवीय बर्फ छत्रक वायु का परग्रहण कर लेते हैं, तो इसमें देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, केवल आपको दूसरा कथन है जो कि सही है इसका 91 का, ठीक। अब 92 की बात करें, देखिए हम इक्रोडेक्लस जिसे कहते हैं, पर्यावरण अतिवादियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है? तो 92 का ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या सही हो जाएगा। इनका विश्वास है कि पृथ्वी पर मानव समाज पृथ्वी की वहन करने वाली क्षमताओं की सीमाओं के समीप तक खतरनाक रूप से बढ़ा है, ये बात सही है। ये सख्त जनसंख्या नियंत्रण की मांग करते हैं, ये भी सही है। ये कम उपभोग उन्मुख और कम अपशिष्ट उत्पादक जीवन शैली पर बल देते हैं, ये भी बात सही, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित राज्य में किनमें सिंह पुच्छी वानर, जिसे हम मकॉक कहते हैं, अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? तो 93 का ध्यान दीजिए, ये कहाँ पाया जाता है, तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पाया जाता है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए अभिकथन और कारक है, पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं, क्या ये बात सही है दोस्तों? ये बात तो बिल्कुल ही गलत है आपकी, तो ये आपका गलत हो गया। तो देखिए ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ऑप्शन नंबर डी, बिना सोचे समझे एक ही कथन आता हो तो आप कर सकते हैं। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन है, भोजन जालों में विविधता वृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बढ़ावा देती है, क्या ये बात सही है? तो 95 की बात करें तो ये बात आपकी तो सही तो लग रही है हमें, वह पारिस्थितिकी तंत्र की समुत्थान शक्ति को बढ़ाती है, ये भी बात सही है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो कि इसका सही हो जाएगा, ठीक है। फर्नेस ऑयल, जिसे हम भट्टी तेल कहते हैं, इसके संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। यह तेल रिफाइनरी का एक उत्पाद है, कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन में भी करते हैं, तो क्या यह बात सही है?
इसके बाद है इसका उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है, तो ये बात आपकी सही है। तीनों कथन आपके सही हैं, आप ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक। प्रदूषक और उनके दीर्घकालिक प्रभाव के संदर्भ में कूट की सहायता से आपको मिलाना है इसमें। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, धूल कण और सीसा। तो देखिए सीसा तो आपका लीवर और किडनी से संबंधित है जहां कर, तो डी का तो वन होना चाहिए। बाकी आप बताइए क्या लगता है आपको, इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? 97th का क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए 97th की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहली बात तो ए, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो ये आपका लीवर और किडनी से संबंधित थी। कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाता है। इसके बाद नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करें तो ये आपके कैंसर से संबंधित। धूल कण ये श्वास संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। सीसा आपका देखिए केंद्रीय नर्वस सिस्टम को नुकसान करता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए आयोजन और नाम, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन ये किससे संबंधित? नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो इससे आपके कौन संबंधित थे? 98 से। तो 98 का ध्यान दीजिएगा। ए का क्या हो जाएगा? अप्पू और अमता। तो एक का आपको मूवमेंट ध्यान दीजिए, ये आपके किससे संबंधित है? एक का टू हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक का टू देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। सेकंड का फोर्थ हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये ध्यान दीजिए मेधा पाटकर जी थी। थर्ड का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा मेनका गांधी जी थी, पीपल फॉर एनिमल्स। और रिसर्केशन ऑफ कालीबेन रिवेलवेट ये आपके क्या हो जाएगा? बलवीर सिंह सिंचेवाल हो जाएंगे। ठीक। 99 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? देखिए सूची वन सूची टू है। तो देखिए भूकंप से संबंधित आपका क्या है? तो अधिकेंद्र है, बी का फोर हो जाएगा। रेड डाटा बुक की बात करो, देखिए ये आपका डी का टू हो जाएगा। ठीक, काफी सिंपल। तो डी का टू आप मिलाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए का थर्ड हो जाएगा, बी का फोर हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा? सी का वन हो जाएगा। ठीक। राष्ट्रीय पार्क की बात कर लेते हैं। देखिए सरिस्का, बांदीपुर, बांदीपुर तो आपका कर्नाटक में है जहां तक। ठीक। और दाचिगम की बात करें तो दाचिगम आपका कहाँ है? दक्षिणम की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में। ए का टू हो जाएगा। ए का टू आप जैसे ही मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी का वन हो जाएगा। सी राजस्थान हो जाएगा। सरिस्का राजस्थान में हो जाएगा। बांदीपुर कर्नाटक में। दक्षिणम आपका जम्मू कश्मीर में। पापीकोंडा आंध्र में हो जाएगा। अब देखिए ये बाघ आरक्षित केंद्र है और राज्य इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बुक्सा क्या आपके बिहार में है? तो बुक्सा आपके बिहार में थोड़ी ना है भाई, बुक्सा आपके कहाँ है? तो ये आपके पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ये चीज आपको ध्यान देना है। दम्फा मिजोरम में, सही नामेरी असम में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक। अब देखिए रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं कौन कौन से क्रियाकलाप है जो कि अर्थव्यवस्था में रियल सेक्टर का काम करते हैं, यानी वास्तविक क्षेत्र। तो एक दो की बात करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये ध्यान दीजिए 53 टाइगर रिजर्व है टोटल। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए किसानों का अपनी फसलें काटना क्या रियल सेक्टर से संबंधित है? तो ये देखिए बिल्कुल वास्तविक क्षेत्र में आता है आपका। इसको अधिक कपड़ा मिलता कच्चे माल कपड़े को कपड़े में बदलना, ये भी बात सही तो लग रहा है। इसके बाद है किसी वाणिज्यिक, ये देखिए आपका सेवा क्षेत्र है। कॉर्पोरेट ये भी आपका सेवा क्षेत्र से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर ए है जो कि सही आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है भारत और उनके घटने के सुसंगत क्रम को बताना है आपको। नीचे दिए गए कूट का सम्मेलन करते जाइए। तो यहाँ पे देखिए महालनोबिस मॉडल पहले आया था कि आपका योजना छुट्टी आई थी कि आवर्ती योजना आई थी। तो 103 की बात करें तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? एक दो तीन इसी श्रेणी पर आपका रहेगा। ठीक है, क्योंकि महालनोबिस मॉडल जो है ये 1956 से 1961 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। और योजना अवकाश जो है ये 1966 से 1969 तक थी। और रही बात रोलिंग प्लान की, तो ये मोरारजी देसाई की जब गवर्नमेंट थी 1978 में आई थी। ठीक है, उसी समय 1978 के आसपास ये आपका रोलिंग प्लान भी आया था। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए लॉरेंज, यहाँ पर देखिए कर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वक्र है ये आपका इकोनॉमिक्स का है। और इंडिकेशन क्या करते हैं? तो देखिए लॉरेंज वक्र क्या दिखाता है? तो लॉरेंज वक्र की बात करें तो यहाँ पर लॉरेंज वक्र क्या दिखाता है? आय अथवा संपदा के वितरण में असमानता को दिखाता है। ए का थर्ड हो जाएगा। ठीक। इसके बाद देखिए फिलिप्स वक्र वक्र क्या दिखाता है? तो ये आपको क्या दिखाता है? मुद्रा स्फीति को दिखाता है। बी का वन हो जाएगा। बी का वन आप जैसे ही मिलाएंगे देखिए ये तो खत्म है। बी का वन, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी का आपका क्या हो जाएगा? फोर हो जाएगा। आय और खाद्य पर व्यय के अनुपात को दिखाता है। लॉफर वर्क की बात करें तो डी का टू हो जाएगा।
कर दर और कर राजस्व में संबंध दिखाता है। समर्थित मूल्यों पर खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित करती है। तो ये क्या सुनिश्चित करती है, तो ये ध्यान देना है। 105वें का जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बात करें कि कृषि मूल्यों पर स्थिरता सही है। कृषकों को प्रेरणादायक मूल्य, तो ये भी बात सही है। सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों का भंडारण, ये भी है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फसल है और प्रजाति पूछ रहा है यहाँ पर, तो देखिए 106 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो धान के लिए देखिए रत्ना है, सही है। सरसों की क्या है, तो सरसों की वरुण है, तो बी का 4 हो जाएगा। ए का 1, बी का 4, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अलसी का ध्यान दीजिएगा नीलम है, और मटर, मटर का आपका क्या हो जाएगा, रचना। ठीक, धान की रत्ना प्रजाति है, सरसों की वरुण प्रजाति है, और अलसी की आपकी नीलम प्रजाति है। मटर की कौन सी है, तो ध्यान दीजिए ये रचना प्रजाति है। कृषि में जीरो टिलेज, जिसे हम शून्य जुताई कहते हैं, इसके क्या लाभ हैं, तो इसके लाभ की बात करें तो 107 का आपका लाभ क्या हो जाएगा इसका, पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की खेती बुआई संभव है, तो सही बात है। चावल की नई पौधों की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधा रोपण क्या संभव है, तो ये भी बात सही है। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है, तो क्या ये बात सही, बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन साख परिदार करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की तुलना में अधिक ऋण देते हैं। क्या ये बात सही है, बताइए आप। इसके बाद क्या है, डीसीसीबी का एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध कराना है। तो इसका देखिए दूसरा कथन तो सही है, लेकिन पहला कथन आपका गलत है। ठीक है, क्यों गलत है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो एक सुनो का विनिवेश आयोग का गठन ध्यान दीजिएगा 1996 में होता है। ठीक है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जीवी रामकृष्ण जी हो जाएंगे। ठीक, कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, तेल शोधनशाला मथुरा में है, सही बात है। कालीन उद्योग भदोही, ये भी सही है। आपका उर्वरक अभी हमने देखा था, ये आपका यहाँ नहीं है, बल्कि ये कहाँ है उर्वरक, आपका यदि बात करें कहाँ है, तो उर्वरक संयंत्र आपके बरेली में भी स्थित है। इसके अलावा बात करें गोरखपुर प्रयागराज वगैरह में है। ठीक है, और ये डी भी आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर। भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किसमें या किससे प्रभावित होते हैं, तो ये किनसे प्रभावित होते हैं, ध्यान दीजिए। यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल फेडरल रिजर्व की कार्यवाही से, ये भी सही है। भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यवाही से, ये भी सही है। मुद्रास्फीति एवं अल्पावधि ब्याज दर से, ये भी सही, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, 112वें नंबर की बात करें तो कोर मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है, तो 112 देखिए, कोर मुद्रास्फीति तात्कालिक झटकों से भी प्रभावित होती है, ये बात आपकी गलत हो, एक गलत हो जाएगा। हेडलाइन मुद्रास्फीति में से खाद्य एवं ईंधन के घटकों को हटाने पर कोर मुद्रास्फीति का मापन कर सकते हैं, तो ये बात आपकी सही है। ठीक है, सामान्य वित्तीय विधान में चरण सम्मिलित होते हैं कौन कौन से, तो 113वें की बात करें तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, बजट का प्रस्तुतिकरण, सही है। बजट पर चर्चा, ये भी सही है। विनियोग विधेयक को पारित कराना, ये भी सही है। लेखन उदन, ये बात नहीं है। पांचवा वित्त विधेयक को पारित करना, ये भी सही, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला है कथन दिया गया है, कारण दिया गया है, राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे से बड़ा होता है, तो इसकी बात करें तो ये बात सही है, तो बिल्कुल सही बात है। राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है, तो सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर तथा सरकार की अन्य देवताओं से लेकर अपना पूरा खर्च करना, तो ये बात आपके कथन और कारण दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी दे रहा है यार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मात्रा और एसआई मात्रक। दाब का मात्रक क्या है, क्या कह रहा है यहाँ पर, सुमेलित नहीं है। दाब का पास्कल, लेंस की क्षमता, डायोप्टर, ऊष्मा की जूल, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रिय, देखिए एसआई मात्रा की बात हो रही है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहीं पर खेला हो जाता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी, ध्यान दीजिएगा क्यूरी है तो, लेकिन ये एक एसआई मात्रक नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, बाइकुरल हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है, तो प्रकाश वर्ष देखिए दूरी की का, ये सही बात है, ये आपका बी यहाँ पर सही, क्योंकि पारसेक भी देखिए आपकी दूरी का ही सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक है, कथन की बात करें तो एक पूर्णतः घर्षण रहित पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से
अपने को गति में ला सकता है। कारण क्या है, यदि किसी तंत्र में कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो उसका संवेग परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो 117 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ए तो गलत है लेकिन आर आपका सही है, ठीक है। जब किसी शेविंग ब्रश को पानी से निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, किसके कारण से चिपक जाते हैं? तो 118 का काफी सिंपल है, पृष्ठ तनाव आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग के विषय में कौन सा सही है? तो दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। ध्वनि तरंगे दबाव तरंगे हैं, यानी प्रेशर तरंगे हैं। तो 119 का ध्यान दीजिएगा, दोनों कथन है जो कि सही है। अगला क्वेश्चन है 120वां, यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित होता है। बर्फ एक दुर्बल चालक है। तो 120 का जो सही आंसर हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी दे रहा है, ठीक। 121वां क्या है? मृग तृष्णा। बात करें तो मृग तृष्णा क्या है? साबुन पानी की परतों का रंग, आकाश का नीला रंग, प्रिज्म से प्राप्त वर्ड क्रम। तो इसका 121वें का ध्यान दीजिएगा, ए का तो 1 हो जाएगा। मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। साबुन पानी की परतों का रंग, तो ये व्यतिकरण का है। आकाश का नीला रंग स्कैटरिंग प्रकीर्णन का है। प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम, तो ये विक्षेपण, ठीक है। निम्नलिखित में से किन, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। 122 को क्या है? निम्न में से किन परिस्थितियों में एक कंटेनर से भरे हुए कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी, कब बढ़ेगी? तो 122वें का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 122वें का ध्यान दीजिएगा, कंटेनर का आयतन बढ़ाने पर, सही बात है। कंटेनर से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीक होने पर, तो ये भी सही है। कंटेनर के अंदर हवा का दबाव बढ़ाने से, गलत बात। कंटेनर के आकार में बिना बदलाव किए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालने पर, यह भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक और दो बस सही है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण देखिए, बात करें तो यहाँ पर देखिए दूध का खट्टा होना है, ये देखिए दोबारा वापस नहीं आ सकता है अपनी स्थिति में, तो इसीलिए आपका देखिए ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। बाकी बर्फ का गलना और सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टलन, ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक। आयनी आयनी यौगिकों के संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना। आयनी यौगिक जो है अल्कोहल में अविलेय होते हैं, क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही बात है। ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, बिल्कुल गलत बात है ये। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। किसी एक आवर्त के अनुदिश आयनन विभव जो है धीरे धीरे कम होता है, क्या ये बात सही है? तो इसकी बात करें तो ये आपका गलत है। तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है, ये बात आपकी सही है। तो आप दूसरा तो सही है, ये खत्म ये खत्म। किसी निर्दिष्ट आवर्त में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है तो विद्युत ऋणात्मकता जो है कम होती है, ये भी बात गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बस सही हो जाएगा, ठीक। धातु है गुणधर्म। देखिए कमरे के ताप पर द्रव चाकू से आसानी से काटे तो ए का 4 हो जाएगा, ए का 4, ये खत्म ये खत्म, ठीक। विद्युत का अच्छा सुचालक कौन है? सी का 1 हो जाएगा। तो सी का 1, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए का 4 हो गया, बी का क्या हो जाएगा? कमरे के ताप में द्रव हो जाएगा, बी का 2। सी हो गया सीसा। लेड की बात करें तो ये ऊष्मा का कुचालक है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी है जो कि अंडे देता है? तो 127 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका एक्रिना है जो कि स्तनधारी है, जो कि अंडे देता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में ये सही है? तो 128वें की बात करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पादप कोशिकाओं में देखिए सेलुलोज कोशिका भित्तियां पाई जाती हैं, जबकि प्राणी कोशिकाओं में ये कोशिका भित्तियां नहीं होती, तो यह बात बिल्कुल सही है। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, जबकि विपरीत प्राणी कोशिकाओं में होती है, तो यह गलत है। परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहत राजधानी होती है, जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी राजधानियां होती हैं, ये भी बात सही। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक और तीन, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुचर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि, तो इसका सही आंसर 129 का क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, 129 का सी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुलों में किया जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। और ये आनुवंशिक बीमारी है जो कि काफी दुर्लभ होती है, कम लोगों को होती है, लेकिन बड़ी खतरनाक होती है, ठीक है। इसके बाद है प्रोबायोटिक खाद्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो 130 का देखिए, प्रोबायोटिक
खाद्य में सजीव जीवाणु जो हैं विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी माने जाते हैं। क्या ये बात सही है? तो देखिए ये बात सही है आपकी। प्रोबायोटिक खाद्य अंतर्फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता करता है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। मच्छरों के बारे में कथनों पर विचार करना है, इनमें से देखिए पूछ रहा है क्या सही है। तो क्या नर रक्त चूसते हैं? बिल्कुल गलत बात है, तो एक तो गलत हो जाएगा, ये खत्म। केवल मादा रक्त चूसती हैं, बात तो सही लग रही है क्योंकि मादा ये जो सबका रक्त चूस सकती है। तो 131 का देखिए दूसरा तो सही है, तो ये खत्म हो जाएगा। दूसरा आपका सही है, केवल मादा पौधों का रस चूसती है, तो ये भी बात आपकी गलत लग रही है मुझे, ठीक। तो ये भी आप गलत होगा। मादा की अपेक्षा नर के दाने बड़े होते हैं, मादा की अपेक्षा नर के दाने, बिल्कुल गलत बात है भाई। नर कहाँ बड़ा होगा मादा के सामने? भाई सब चीजें मादा की बड़ी होती हैं नर की अपेक्षा। तो पांचवा क्या है, नर की अपेक्षा मादा के दाने बड़े हो, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम होता है, बिल्कुल सही बात है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है, क्या यह बात सही है? तो बात तो सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। कथन और कारण दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य की जो हृदय गति होती है इसको नियंत्रण करना किसका काम है? तो मस्तिष्क का काम है, क्या? तो 133 की बात करें तो ये तो हमें तो भैया सही लग रहा है, क्योंकि मस्तिष्क ही है जो सब चीजें कंट्रोल करता है। ये शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तर है, बिल्कुल सही बात है भैया, ये तो सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हार्मोन और इनके कार्य देख लेते हैं। तो देखिए प्रोजेस्ट्रान, तो प्रोजेस्ट्रान की बात करें, देखिए 134 नंबर है ये। तो प्रोजेस्ट्रान तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या करता है? गर्भ का संधारण से संबंधित है, डी का 4 हो जाएगा। डी का 4 आप देखिए ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद देखिए मेलाटोनिन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखिए स्त्रोम स्त्रियों से संबंधित है, तो स्त्रियों से संबंधित है ये। तो सी का क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। एक सेकेंड, 134 मेलाटोनिन ध्यान दीजिएगा, ये स्त्रियों से संबंधित नहीं बल्कि आपको एस्ट्रोजन, यहाँ पर ये एस्ट्रोजन लिखा है, यहाँ पर एस्ट्रोजन है, ऐसे लिखा जाता है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन होता है, तभी मुझे समझने में दिक्कत हुई। एस्ट्रोजन ये आपको ये बी का 1 हो जाएगा, तो बी का 1 आप लेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए का 3rd हो जाएगा। और मेलाटोनिन ध्यान दीजिए सर्केडियन लय को नियंत्रित करता है ये। 135 नंबर क्वेश्चन की बात करें, देखिए ये ग्रंथि है, हार्मोन की बात कर रहा है। तो 135 के देखिए इस अग्नाशय से कौन सी निकलती है? तो ग्लूकागॉन निकलती है, ए का 4। इसके बाद बात करें बी से, पीयूष ग्रंथि जिसे हम पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं ग्लैंड, तो बी का क्या हो जाएगा? 3rd, ठीक है। उत्तेजक हार्मोन निकलता है। अधिवृक्क से बात करें तो सी से आपका कार्टिसोल निकलता है, वृक्क से विटामिन डी, ठीक। अब देखिए जनवरी 2024 में जारी सर्वेक्षण स्वच्छ स्वच्छ सर्वेक्षण जो 2023 में हुआ है, देश के 4,447 शहरों में हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान जिसे पीएम जनमन की शुरुआत की गई है। तो 136 की बात करो तो इसमें ध्यान दीजिए केवल कथन एक सही है, दूसरा आपका गलत है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है, क्योंकि इसकी शुरुआत ध्यान दीजिएगा ये कहाँ, झारखंड के खूंटी जिले से की गई है, ठीक है। छत्तीसगढ़ से नहीं की गई है बल्कि झारखंड से की गई है। 137वां क्वेश्चन है, हाल ही में निर्वाचित मणिपुर के मुख्यमंत्री जिन्हें दल बदल विरोधी कानून के तहत 1988 में लोकसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था, ये कथन है, तो क्या ये बात सही है? ये तो सही है, ठीक है, क्योंकि इसी के अंतर्गत है जिनसे इन्हें अयोग्य घोषित किया गया था। जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 द्वारा राज्य में विधानसभा की सीटें जो है 115 प्रस्तावित की गई थी, तो क्या ये बात सही? तो आपकी ये गलत है, तो केवल कथन एक सही है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। 114 सीटें हैं जो कि प्रस्तावित की गई हैं, 107 से 114 की गई हैं, ना कि 115, ठीक है। इसके बाद 138वां नंबर है, केंद्र सरकार ने प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को वीर बाल दिवस रूप से मनाने के लिए कहा गया है, तो ये बात सही है। केंद्र सरकार ने समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय ये तेलंगाना में स्थापित करने की बात की, ये भी सही, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम 2023 में उत्तर प्रदेश राज्य के गांव को प्रथम पुरस्कार मिला है, तो क्या ये बात सही है?
तो इसकी बात करें आपका, ये बात आपकी गलत है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2023 में नई दिल्ली में नेशनल सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन जो है कब तक रखा है, 2047 तक रखा है। तो ये भी बात आप गलत गलत है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी है जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ये जो ग्राम है जो उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि आपके जम्मू एंड कश्मीर के डावर को मिला है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर का है जो कि डावर जिला है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और दूसरा कथन ध्यान दीजिएगा, ये मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, दिल्ली में नहीं शहडोल से है जो कि घोषणा की गई है, लेकिन इसका ये ध्यान दीजिए मिशन आपको 2047 तक का ही रखा गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य ने गंगे डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव है जो कि घोषित किया है, क्या ये बात सही? बिल्कुल गलत बात है ये। तो पहला तो गलत, ये गलत, ये गलत। गुजरात राज्य में ने हाल में ही घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है, बिल्कुल सही बात है, तो बी तो गलत सही हो जाएगा, ठीक। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद गुजरात से सितंबर 2023 में ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम की शुरुआत की है। दूसरा क्या है, यह कार्यक्रम मिशन लाइफ के अंतर्गत ही एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है। तो 141 की बात करें, देखिए ऑप्शन नंबर बी तो सही है, लेकिन आपका ये गलत हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि देखिए भारत मंडपम नई दिल्ली से शुरुआत की गई है, ठीक है, लाइफ कार्यक्रम की। 142 की बात करें तो 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत संविधान संशोधन 106वां जो संविधान संशोधन है निम्नलिखित में से किन संस्थाओं पर कार्यान्वित रहेगा? तो देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर है, लोकसभा, राज्य विधानसभा, दिल्ली एनसीआर में तीनों में लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 33% आरक्षण की बात की गई है महिलाओं के लिए, ठीक है। फसाई ने किस पशु को देश के खाद्य पशु का दर्जा दे दिया है? तो किसे दिया है? मिथुन को दिया है। नीति आयोग द्वारा जारी सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी ब्लॉकों और जिले की पहली डेल्टा रैंकिंग में किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? तो 144 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रायगढ़ उड़ीसा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में पार्टी ऑफ फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर का पुरस्कार दिया गया है। और दूसरा क्या है, रूस देश से साइबेरियाई बाघों को 12 वर्ष बाद भारत लाया जा रहा है, क्या ये बात सही है? तो 145 का ध्यान दीजिएगा, दोनों कथन है जो कि आपके गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ये देखिए आपका कहाँ आयोजन होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आयोजन तो गोवा में हुआ है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपका मिला है किसे? ईरानी फिल्म थी एंडलेस बॉर्डर्स को दिया गया है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब जो दूसरा कथन क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए रूस देश से साइबेरियाई बाघों को 12 वर्ष तक भारत में लाया गया, ये बात गलत है, क्योंकि ये कहाँ से लाया गया है? तो साइप्रस से लाया गया है। कहाँ से? रूस से नहीं बल्कि साइप्रस से, जो कि लाया गया है, ठीक। 146 नंबर का क्वेश्चन है, भूटान ने भारत से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा की है, क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही है। उत्तराखंड राज्य को एक दिन में सर्वाधिक 18 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन शहरों को अक्टूबर 2023 में यूनेस्को के सृजनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो देखिए यहाँ पर 147वें का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी आपके दोनों। कोझिकोड आपका कहाँ है? तो ये केरला में है, ठीक है। भारत के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में स्थापित किया गया है? तो ये ध्यान दीजिएगा, अमेरिका में स्थापित किया गया है, ठीक है। 149 की बात करें कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आपका कब मनाने की बात की? 23 अगस्त को मनाने की बात की गई है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना, क्यों की गई है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनवरी 2024 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ध्यान दीजिएगा 150 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 80वां हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पूरा हमने यहाँ पर मॉक टेस्ट कर लिया है। आप बताइएगा आपका क्या इस पर फीडबैक है, ताकि मैं आगे भी मॉक टेस्ट कराऊं आपको या ना कराऊं, आप जरूर सुझाव दीजिएगा। यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका सोल्यूशन आपको वहीं पर दे दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।